देखो काउंट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहली वाली बात, जैसे एवरेज का मीनिंग आप समझते हैं ऐड करने के लिए करते हैं, है ना। अगर आपको एवरेज का यूज करना है, सपोज हम सम का मतलब समझे तो आपको पता है जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है जी। और अगर आपसे हम एवरेज की बात करें तो आपको क्या होता है जी, औसत किसी का निकालना है तो ये काम करते हैं। वैसे यहाँ काउंट का काम क्या होता है, काउंट का काम होता है कि एक्सेल के सेल के अंदर जो नंबर ऑफ वैल्यू हैं, नंबर ऑफ वैल्यू है मतलब, या फिर एक्सेल की सीट के अंदर ऐसे कितने नंबर ऑफ सेल है, या सीट तो नहीं बोल सकते हैं, रेंज के अंदर। और रेंज वर्ड मैंने आपसे बताया था वो A1 से लेकर B6 इस प्रकार से कुछ हो, ये बीच में लगा हो उसे रेंज कहते हैं। तो किसी रेंज के अंदर नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है ना, उनको क्या करना है, काउंट करना। काउंट का मतलब है 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करके बताना है कि वो कितनी वैल्यू है, ये काम होता है काउंट का। बात समझ में आई? चलो जी, अब मैं यहाँ कुछ वैल्यूज लिख लेता हूँ। सपोज कि ये ले लेता हूँ मैं यहाँ पर वैल्यूज, ये रहा, मैं कुछ वैल्यू ले लिए। सपोज ये एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू ये है, तीसरी वैल्यू ये है, चौथी वैल्यू। चार पर ही काम करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, है ना। कम पर ही काम करते हैं, फिर हम ज्यादा बड़ी वैल्यू रेंज पर काम करेंगे। इधर आइएगा, तो मैंने यहाँ इक्वल लगाया और यहाँ पर मैंने आपको काउंट फंक्शन यूज किया। ये रहा मेरा काउंट, है ना। और यहाँ पर क्लिक किया, और मुझे रेंज बनाना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, कॉलन का, है ना। इस पर क्लिक किया तो ये मेरा पूरा सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया जी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। बात समझ गए? तो ये क्या क्रिएट हो गया मेरे दोस्त, ये एक रेंज हो गया। और अगर मैं यहाँ कॉमा लगा देता तो इसमें ये इंक्लूड नहीं होते, ओनली ये दोनों यहाँ पर सिलेक्ट रहते। चलेगा जी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, है ना, एंटर करते हैं और आपको यहाँ आंसर मिलेगा कि ये जो भी आपने एक रेंज दी थी, उस रेंज के अंदर नंबर ऑफ 4 वैल्यू है। बात समझ में आई? यानी ये काउंट फंक्शन आपकी नंबर ऑफ वैल्यू निकालने के लिए करता है, किया जाता है। अब मैं यहाँ एक चीज आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ, वो चीज क्या है, इधर आइएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है जी। देखो, अब मैं यहाँ ना इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ से रेंज जो है IJ, ठीक है, ऑटोमेटिकली ले ली उसने रेंज, है ना, आ गया ना, पूरा सिलेक्ट है। ये बीच का जो सेल सिलेक्ट ऑटोमेटिकली कर लिया उन्हें, क्योंकि बीच में था। अब मैं यहाँ एंटर करता हूं तब भी आंसर यहाँ 4 है, ठीक है। जबकि यहाँ नंबर ऑफ सेल कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, जबकि इसने आंसर कितना दिया है, 4। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी मिथ है कि काउंट फंक्शन का यूज नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर रेंज है, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितने सेल हैं, ये निकालने का काम किसका होता है, काउंट फंक्शन का होता है। जबकि उस मिथ को थोड़ा सुधारना चाहिए, जो रेंज दी है उसके अंदर नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, ये पता करने का जो काम होता है वो कौन देता है, काउंट फंक्शन देता है। बात समझ में आई? चलो जी, अब मैं यहाँ एक चीज और रियलाइज करवाता हूँ आपको। सपोज कि मैं यहाँ क्लिक किया हूँ और यहाँ पर ये लिखा हूँ सपोज, ठीक है जी, नोटिस करिएगा जी। और मैं यहाँ पर देखता हूँ ये वही फंक्शन मेरा अप्लाई है, कोई समस्या नहीं है। देखो, और एंटर करता हूँ तब भी ये कितने आंसर दे रहा है, 4। जबकि इसके अंदर मैंने लिख दिया कुछ ना कुछ, अभी तो चलो ठीक है खाली है तो उसने काउंट नहीं किया, है ना। जबकि मैंने यहाँ लिख दिया कुछ भी, तब भी 4 आंसर बता रहा है। तो फिर ये तो गलत बात है भाई, क्योंकि मुझे तो बताना चाहिए नंबर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ आप ना वैल्यू का मीनिंग समझिएगा कि वैल्यू क्या कहते हैं। तो दोस्त, एक्सेल के अंदर जो भी नंबर वाली संख्या होती है उसी को वैल्यू कहते हैं। उसके अलावा आग लूअर पत्थरा कछु भी हो, उसको वैल्यू आप नहीं बोल सकते। बात समझ में आई? अगर नंबर को छोड़ने के बाद में यदि किसी सेल के अंदर A to Z के माध्यम से या छोटा बड़ा के माध्यम से कुछ भी लिखा है, उसे लेबल कहते हैं। अगर कभी मैं लेबल बोल दूं ऐसे लेबल, है ना, तो लेबल का दूसरा मतलब क्या होता है जी, टेक्स्ट। मतलब जो टेक्स्ट होता है उसे एक्सेल के अंदर लेबल बोलते हैं, और जो दोस्तों नंबर होते हैं उसे एक्सेल के अंदर क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। तो ये दोनों बात याद रखिएगा। तो काउंट फंक्शन किस पर काम करता है, नंबर ऑफ वैल्यू काउंट करने के लिए, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा काउंट फंक्शन जो है वो नंबर ऑफ वैल्यू को भी कैलकुलेट करे और नंबर ऑफ टेक्स्ट को भी कैलकुलेट करे, आप चाहते हैं कि अगर बीच में कहीं टेक्स्ट हो तब भी आ जाए, है ना, उसमें इंक्लूड हो जाए। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर किसी नंबर फंक्शन को आपको टेक्स्ट फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके पीछे कल बात की थी मैक्स मिनिमम में। तो अगर मैं यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ
और इसके पीछे अगर ए टाइप करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ तो ये आंसर 5 में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आई? देखिएगा, तो आपको क्या है कि पर्टिकुलर कोई रेंज दी है, उसमें से आपको नंबर ऑफ वैल्यू काउंट करनी है, तो वहां आप किस फंक्शन का यूज करेंगे जी? काउंट फंक्शन का। और अगर कोई पर्टिकुलर रेंज दी है और उसके अंदर आप वैल्यू दी हो या फिर क्या दिया हो जी? टेक्स्ट दिया हो, और आप इन दोनों को काउंट करना चाहते हैं, तो आप किसके यूज करेंगे दोस्तों? काउंट ए फंक्शन की यूज करेंगे। तो ये दो छोटी सी चीज थी जो आपको यहाँ, हाँ अब 4 कैसे आया वो तो भाई साहब इस एक्सेल को ही पूछना पड़ेगा कि 4 तुमने कैसे दिया, है ना 4 यहाँ आंसर कैसे आया वो तो ये एक्सेल को ही पूछना पड़ेगा। हाँ, एक्सेल का अगर 4 कैसे आया इसका तो मैं जवाब दे नहीं सकता हूँ, 4 क्यों आया मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, है ना। कैसे का तो पता नहीं एक्सेल ने अंदर क्या किया हुआ है और निकाल के दे दिया, ठीक है। हाँ, कैसे के लिए थोड़ा आगे रुक जाएगा, चलो मैं कैसे भी बता देता हूँ कि 4 क्यों आया। क्यों तो नहीं बोल सकते यार मैं, है ना। हाँ, क्यों का आंसर इसलिए हो सकता है यहाँ पर, देखो भाई, क्यों का आंसर इसलिए हो सकता है यहाँ पर क्योंकि, हाँ देखो जी, क्यों का आंसर बता देता हूँ यहाँ। देखो कैसे आया 4, कैसे का आंसर इसलिए है क्योंकि हमने एक रेंज दी है जिसके अंदर 4 ही वैल्यू हैं, ठीक है। क्या है? वैल्यू है। और काउंट फंक्शन क्या करता है मेरे भाई, हर व्यक्ति की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन ओनली वैल्यू को काउंट करता है, ठीक है जी। ये हुआ, है ना। ये कैसे का आंसर हो गया। कैसे का एक और आंसर है ना, वो कब मैं बताने जा रहा था कि सपोज कि आपको सीट ना दी जाए, है ना, और एग्जाम के अंदर तो सीट देंगे ही नहीं, है ना, तो वो तो आपको उसके पीछे की कहानी समझनी होगी कैसे आया। तो सुनो जी भाई, यहाँ पर अब एक चीज यहाँ जी आप नोटिस करिएगा, इसके अंदर नोटिस करना, एक रेंज दी है क्या। देखो पहले ना मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि जो मैं समझाने जा रहा हूँ मेथड, उसमें तुम लोगों को ना ये जो खाली चीज है, चलो देख लो। अब वैसे आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हो क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने, वो क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड थे। मैं इसको भी रख लेता हूँ। चलो, रेंज हमारी यहाँ क्या है दोस्त, देखिएगा रेंज क्या है, E2 से कहां तक चल रहे हैं, I2 तक, यही बात है ना। अच्छा जी, एक बात बताओ, एक कोई मेरी इस प्रकार से कोई टेबल है, ठीक है, और टेबल के अंदर क्या है, पर्टिकुलर सेल्स बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, अगर आपको इस टेबल के अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स काउंट करना है, तो अगर आप कॉलम का पता लगा लें कि कितने कॉलम है उस टेबल में, और रो का पता लगा लें, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो आप वहां पर कॉलम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ा सिंपल तरीके से। 1 to 3 काउंट, वैसे तो 1 to 3 से तो कर ही सकते हो, वो तो सिंपल तरीका है ही, बट बहुत बड़ी टेबल है तो उसमें 1 to 3 कैसे करोगे। तो फिर क्या करेगा, कॉलम को देखेगा और रो को देखेगा, मल्टीप्लाई करिएगा, क्या आंसर आ जाएगा जी, है ना, सेल आ जाएगा आंसर, क्षमा चाहता हूँ। तो आप क्या पता कर सकते हैं, सेल्स। तो देखो यहाँ कॉलम कितने हैं दोस्त, 2, तो मैंने 2 लिया। यहाँ रो कितनी है, 1 2, या फिर यहाँ पर देखो जी, हाँ 2 कॉलम है ना, 1 2, और रो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब यहाँ आइएगा जी, समझना बात को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, बात सही है। मतलब कि अगर आपको किसी टेबल के नंबर ऑफ सेल्स को निकालने हैं तो आप वहां कॉलम और वहां रो का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको नंबर ऑफ सेल्स निकल आएंगे। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करिएगा जरा, किस पर, अपनी रेंज पर। ये रेंज का मतलब ही टेबल है। अगर तुम लोगों ने पीवोट टेबल को याद कर पा रहे हो कि पहले मुझे रेंज दीजिएगा फिर मैं टेबल बनाऊंगा, एक्सेल बोल रहा था, चलेगा। तो मैं यहाँ एक रेंज ले लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या रेंज का मतलब टेबल है। देखो मैंने यहाँ से लिया है, सपोज कि मैं ले लेता हूँ आई और जे की, एच और आई ले लेता हूँ। सपोज कि मैंने यहाँ लिया है सब 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिया H6 से मैंने लिया जी I6 के बाद 8, ये मेरे पास एक रेंज है, ठीक है। अब बताइए टेबल कैसे है, चलो जी। इसका मतलब क्या है कि H6 और I8 के बीच में जितने सेल हैं वो इसमें हैं, रेंज का मीनिंग यही होता है। चलो अब मैंने बोला I6 से स्टार्ट, सॉरी H6 से स्टार्ट होगा, तो H तो ये रहा और भैया 6 ये रहा, यही है ना।
चलो तो इसका मतलब ये वाला कॉलम है, तो यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कहां तक चल रहा है 8 तक, तो 6 7 8, तो मैंने लिया 3, है ना, यही होगा ना, क्योंकि 6 से 8 तक 3 कॉलम होंगे। आप यहाँ ये मत सोचिएगा 6 से 8 तक तो 2 नंबर होते हैं, 3 होंगे, क्यों, क्योंकि उसमें 6 भी इंक्लूडेड है। बात समझना, जनरली हम काउंट करते हैं तो 6 के बाद 7 8 ले लेते हैं तो 2 आ जाते हैं। बात समझना, 6 और 8 के बाद 2 ही नंबर होते हैं, 6 और 8 के बीच में कितने नंबर होते हैं, 2, क्योंकि 6 में से 2 माइनस करो ना भाई, सॉरी 8 में से 6 माइनस करो, कितना आया 2, तो स्वाभाविक सी बात है 2 ही होंगे ना। लेकिन यहां मतलब क्या होता है कि उसमें 6 भी है, इसलिए शायद 3 बन जाता है। बात समझ रहे हो, देखो, अरे यहाँ देखो ना भाई, ये रो भी है और इस रो का नंबर क्या है 6, ये रो भी है, इसका नंबर क्या है 7, और ये रो भी है, इसका नंबर क्या है 8। अरे किसी रेंज में आप 6 को तो छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि 6 तो लिखा है ना भैया, तो 6 को तो आपको इंक्लूड करके रखना पड़ेगा। चलो अब ये कहां तक चल रहा है, आई तक, और आई ये रहा, है ना, तो चलो जी मैं अब ये ले लिया हूं, कितने कॉलम है 1 और 2, कितनी रो है 1 2 3, अब यहाँ 2 कॉलम को ले ले और 3 रो को ले ले, कितना बना 6, 1 2 3 4 5 6। क्या रेंज का मतलब टेबल है जी, डेफिनेटली टेबल है। बात समझ गए। अच्छा, और काउंट फंक्शन आपसे क्या बोल रहा है, काउंट यही तो बोल रहा है कि जो रेंज दी है, जो टेबल दी है, उसमें नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है। अगर सही मायने में देखा जाए, दिमाग तुम दौड़ा पाओ अपना ये जिसमें घुल लग चुका है, ठीक है, क्या दौड़ा पाए कि जो रेंज मतलब टेबल, और टेबल के अंदर ऐसे कितने सेल्स हैं जिनके अंदर वैल्यू है, ये कौन बोलता है, काउंट, यही बोलता है ना सर। चलो अब यहीं आ जाओ, मैंने यहां लिखा सपोज की इस सपोज की, अब ये कोई दिक्कत तो नहीं है, अब मैं इसको ले लूं भाई, इतना तो समझ में आ गया ना, यहाँ एक रो है तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। चलो कभी एक रो है तो एक का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा। चलो अब आ जाओ जी मेरे इसी पर कि ये 4 कैसे आया और क्यों आया, तो सुनो भाई, समझते हैं और कोशिश करते हैं इसके पीछे का। आप ये मैं समझाने वाला जा रहा था, आगे बढ़े ना डाउट पूछ ले तो मैंने यही बता दिया। चलो अब यहाँ मेरी रेंज क्या है, E2 से लेकर I2, यही है ना जी। इसका मतलब मेरे नजर में एक रेंज भी है और ये मेरी नजर में एक टेबल भी है। बात समझ गया सर। लेकिन टेबल आपको समझाने के लिए बोला है, एक्सेल में टेबल नहीं बोल सकते, नहीं एग्जाम में टेबल बोल सकते, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने टेबल वर्ड ले लिया, और बाकी में वो टेबल ही है वैसा ही मायने में देखा जाए तो। चलो अब अच्छा जी एक बात बताओ, अगर मैं आप जैसे सपोज कि ये एक टेबल है, तो पहले इसमें नंबर ऑफ कॉलम का पता करना पड़ेगा ना कि कितने कॉलम है, ठीक है। तो चलो जी, ई से लेकर हम कहां तक चल रहे हैं, आई तक, ठीक है। ई की पोजीशन क्या है 5, आई कितने पर आता है 9, अगर मैं पीछे में से आगे हटा दूंगा तो क्या बीच के आ जाएंगे, पूछ पा रहे हो। अरे देखो ना भाई, अभी मैंने H6 से I8 लिया था, तो नहीं बोला था 8 में से 6 घटा दो तो बीच की रो निकल आएंगी। देखो भैया, ये रो जो है कहीं ना कहीं 1 से तो स्टार्ट हुई होगी ना, 1 2 3 4 5, तो क्या इन्हें मुझे इसमें रखना, अगर मैं यहाँ 8 ले लूं कि 8 रो हैं, तो फिर तो ये 1 2 3 से 8 बनी है ना। बात समझ ना, सपोज कि ऐसे कर लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5, ये वैल्यू जो है 6 से 8 चल रहा है, क्योंकि रेंज का मतलब होता है से 6 से 8, तो कहीं ना कहीं 1 से तो स्टार्ट हुआ होगा सर। अगर 1 से स्टार्ट हुआ और मैं बोल दूं कि भाई इस रेंज में 8 रो है, तो फिर तो इसमें 1 2 3 4 5 भी इंक्लूडेड है। और क्या है, जबकि रेंज बोल रहा है कि इंक्लूडेड है, नहीं, रेंज तो क्या बोल रहा है 6 से स्टार्ट करो। तो भैया अगर आप 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और 8 तक चल रही हैं, तो 8 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो क्या बीच का नहीं निकलेगा 2 निकलेगा, क्या सही है 2, नहीं, क्योंकि उसने तो बीच का दे दिया भाई, सपोज कहां से H से, हाँ सुनो 8 से देखिएगा, कहां से 6 दिखाई दे रहा है क्या, 6 से 8, तो उसने कौन सा दे दिया, उसने ये दे दिया कि भैया यहां तक 7 और 8 दो हैं 6 से, लेकिन आपने छोड़ क्या दिया 6, और जबकि 6 उसके अंदर है, तो आपको कितना रखना पड़ेगा 3। तो कभी भी अगर आप ये सिचुएशन करेंगे, लास्ट में से पहला माइनस करेंगे, तो उसमें +1 करना होगा सही निकालने के लिए।
बात समझ गए? चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये तो हमने रो निकाला, क्या कॉलम निकाला है? और उसका मतलब तो यही तो है, ई कितने पर आता है, आई कितने पर आता है? तो अगर मैं 9 में से 5 माइनस कर दूं तो कितना बनेगा भाई? तो क्या ई से आई तक 4 कॉलम है? नहीं, कितने हैं? 5। काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5। अच्छा जी, ये 4 और 5 में अंतर क्यों आ रहा है, समझ गए? क्योंकि आपने भाई 9 में से 5 घटा दिया, मतलब 5 वाला भी घटा दिया, और 5 वाला घटा दिया तो यहाँ कितने बच गए? 4, इसलिए वो 4 दे रहा है। बात समझ गए कहानी को? चलो, लेकिन आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 5। तो मेरे नंबर ऑफ कॉलम कितने बन गए भाई यहाँ, बता भाई? 5। चलो जी, अब मैं रो को निकाल लूं, 2 और 2, अगर 2 में से 2 को माइनस करूंगा तो क्या बनेगा? और क्या 0 हो सकता है? मैं 2 में से 2 को माइनस कर दिया, इसका मतलब मैंने 2 को भी गायब कर दिया। बात समझ रहे हो? तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा? +1। ठीक है, तो यहाँ पर रो का क्या हो गया जी? 1। तो अगर मैं 5 और 1 में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्योंकि सेल निकालना ना सर मुझे, है ना, तो यहाँ कितना आंसर आ गया? 5। अब आप बोलोगे सर वो तो 4 आंसर दे रहा, आप तो गलत हो गए। सही है ना? अरे काउंट तो 4 आंसर दे रहे ना, और आप 5 निकाल रहे, आप तो गलत हो गए जी। बिल्कुल सही बात है, हम गलत हो गए, हम गलत बिल्कुल भी नहीं है। आप एक चीज जरा बताइएगा कि काउंट फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? वो वही आंसर देगा जितने वहां नंबर ऑफ वैल्यू हैं, एक बीच में खाली है। बात समझ गए? क्या है नम काउंट की वैल्यू, काउंट की प्रॉपर्टी क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यू को निकाल के देंगे। बात समझ में आ रही? देखो, इतना डिटेल्ड में जाना एक नॉर्मल के लिए होता है, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं होता है ना। और इसीलिए तो यार इतना अपन हर एक फंक्शन को चलेंगे ना तो हम बाबा हो जाएंगे, है ना। समझ रहे हो नहीं? अपन एग्जाम को कवर ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई चाहता है एक्सेल को कुछ बेहतर, और एक्सेल मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में सीखना चाहिए, क्योंकि एक्सेल जो है आपके आगे आने वाले करियर के लिए एक एज अ स्किल दे सकता है आपको। स्किल समझ रहे हो? मैंने एक दिन समझा था स्किल के बारे में, एज अ स्किल की तरह उभर के आपके सामने आ सकता है। अगर बाकी में आप, ऐसा एक भी कंपनी नहीं होती है जिसके 100% एम्प्लॉय में से 40% एम्प्लॉय एक्सेल से रिलेटेड नहीं होते। ऐसी दुनिया की कोई सी कंपनी नहीं हो सकती है, दुनिया की कोई सी, समझ रहे ना। इवन मैं भी अपनी कंपनी खोलूंगा, 100 एम्प्लॉय लगाऊंगा, उसमें से 40 से 50 एम्प्लॉय मुझे एक्सेल की जानकारी वाले चाहिए। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वाकई में इसको कभी पढ़ना चाहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह करना चाहते हैं, एक एडवांस स्किल नाम, एक एडवांस एक्सेल कोर्स नाम से एक हमारा कोर्स होता है, उसके अंदर हम चीजों को इतना डिटेल में चलते हैं। यहाँ तो ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मूव करते हैं। ठीक है जी, चलो इधर आइएगा जी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये मीनिंग है क्या। ठीक है, हाँ, अगर हम यहाँ काउंट ए लगा देते तो फिर वो 5 का 5 देता। तो आपके एग्जाम में काउंट आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपके एग्जाम में काउंट ए आ रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, तो ये सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो निमेशा जी, आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आ गया हो तो एस कर दीजिए। हाँ, मतलब अगर टेक्स्ट दिया है तो, बात समझ गए। अब आप बोलोगे एग्जाम में रेंज दिया है E2 से लेकर I2, है ना, और वहां बोला है काउंट ऐसे, है ना, क्योंकि काउंट यहाँ ऐसे आता है क्वेश्चन, इक्वल काउंट ऐसे आता है। ठीक है, और बोला है बताओ व्हाट इज द व्हाट विल, सॉरी, हाँ, व्हाट विल बी आउटपुट दिस फंक्शन, इसका आउटपुट क्या होगा। तो और आपके पास सीट तो होगी नहीं वहां कि आपको पता चले कि ये खाली है, फिर तो वहां फंस जाएंगे हम। तो वो यहाँ कॉमा लगा के एक लेकिन लिखेगा। वो बेवकूफ नहीं है कि आप भगवान थोड़ी हैं, बागेश्वर महाराज थोड़ी हैं आप, कि आपको सपना आ जाए कि नहीं भाई अंदर एक खाली है ना। तो वो क्या लगाएगा, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर रेंज में G2 ही है ना, G2 एम्प्टी है, लिखेगा स्पष्टली आपके क्वेश्चन के अंदर। अब तो ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे लिखेगा कि इस, लेकिन इसमें G2 में टेक्स्ट लिखा है, मतलब अगर ऐसा दो में से कुछ होगा तो वो स्पष्टली आपको एग्जाम पेपर के क्वेश्चन में लिख के देगा, फिर आपको उस हिसाब से दौड़ाना है।
और अगर उसने एग्जाम पेपर में लिख के नहीं दिया, इसका मतलब आपको समझना या 5 के 5 में कुछ ना कुछ लिखा है, फिर आपको दिमाग नहीं दौड़ाना, शायद पता नहीं बीच में खाली हो, समझ रहा, फिर दिमाग नहीं दौड़ाना है, ठीक है। हाँ, कॉलम मेथड वो है ही, उसी से करना है। देखो ऐसे काउंट फंक्शन में कोई रेंज दिया है, पहले आपको नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, फिर आपको नंबर ऑफ रो निकालनी है, फिर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो सेल आ जाएगा, और अगर उसमें लेकिन कुछ लिखा है तो उसको माइनस कर देना है, ठीक है। उसमें जैसे सपोज 5 आया, अब उसमें लिखा लेकिन उसमें G2 ना खाली है, तो आपको 1 माइनस करना होगा। उसमें बोला कि 2 सेल लिखे, अगर सपोज कि 2 खाली हैं तो 2 कितने करने पड़ेंगे, माइनस, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा। आई थिंक अब आपको काउंट ए और काउंट दोनों समझ में आ गया होगा, इवन एज अ प्रैक्टिकल नहीं, इवन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में कैसे जाके सॉल्व करना है।